अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ न्यूक्लियस एट नाइट। जैसा कि आप सबको मालूम है, हमारे पास ज़्यादातर हमारे जो गेस्ट आते हैं उनका ताल्लुक रियल एस्टेट इंडस्ट्री से होता है, और ज़्यादातर जो हमारे गेस्ट होते हैं वो यंग, इनोवेटिव और मार्केट के अंदर बेहतरीन किस्म की नई इनोवेशंस लेके आते हैं। आज भी हमारे साथ एक गेस्ट, हमारे ऐसे बहुत ही ख़ास दोस्त, और इनका ताल्लुक बेसिकली अकाउंटिंग एंड फाइनेंस से था, और फिर टेलको सेक्टर में भी इन्होंने काम किया, और फॉर्चुनेटली जिस कंपनी में टेलको सेक्टर में मैंने काम किया उसमें ये इन्होंने अपनी खिदमत सर अंजाम दी। तो हमारे साथ मौजूद हैं ताजीन मार्केटिंग से सलमान अंसर साहब। जी सलमान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। तो सलमान साहब, आप पहले तो अपने बारे में बताएं कि आप कैसे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस से रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आए, और क्या ऐसा हुआ कि आप जोंग में जॉब कर रहे थे जब, और फिर एकदम से आपने शिफ्ट किया, रिज़ाइन किया, और कैसे आप रियल एस्टेट में आए? अच्छा, स्टार्टिंग ऐसे हुई कि जब कोरोना आया, कोरोना जाहिर सी बात है आपकी इकोनॉमी काफ़ी नीचे चली गई थी। यस। बट कुछ लोगों के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था कि हम क्योंकि टेलकोज में काम कर रहे थे और हमारे पास जो था वो वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया था। अब वर्क फ्रॉम होम में जाहिर सी बात है कि हम कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट के आदी हैं, तो घर में काम होता नहीं था। तो फिर ये होता था कि मैं जो था वो भाई के ऑफिस जाना स्टार्ट हो गया रियल एस्टेट कि वो। तो भाई आपके पहले से ही रियल एस्टेट में थे? तो वहाँ जाना स्टार्ट हुआ, देन मुझे पता चला कि यार ये तो एक अच्छा स्कोप है, बिकॉज आपको पता है कि असल गेम यही है। वहाँ पर क्योंकि हम मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो हमारे पास जो मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग का काम किया। अच्छा, तो वहाँ बात ही बिलियंस की होती थी, बट वो अलग बात है कि वो औरों के होते थे। अपने नहीं होते थे, औरों के होते थे। तो यहाँ पर आके ये रियलाइज़ हुआ कि ये तो खुद भी कमाए जा सकते हैं। तकरीबन 6 महीने जॉब के साथ जो है वो बिज़नेस को रन किया। वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। तो फिर ऑफिस जाके स्टार्ट किया काम, और फिर इसके अंदर क्योंकि रियल एस्टेट में फ्रॉम 2017 इंटरेस्ट था, इंक्लाइन था, इन्वेस्टमेंट्स कर रहा था। तो ये था कि रियल एस्टेट का पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि इसमें इतना चार्म है। तो बस फिर वो वर्क फ्रॉम होम के साथ काम स्टार्ट किया, और फिर जब अपनी अर्निंग की अर्निंग से बढ़ी कंटिन्यूस कोई 3-4 महीने जो है वो स्पैन अच्छा गया, तो मैंने सोचना स्टार्ट कर दिया कि नाउ अब टाइम आ गया शिफ्ट करने का, कि अब जॉब के साथ शिफ्ट करना। अच्छा। लेकिन ऑब्वियसली आपने कोई 17-18 साल की एजुकेशन, पता है ACC इज नॉट एन ईजी, फिर 4-5 साल की जॉब, ठीक है, तो वो एक बड़ा मुश्किल डिसीजन होता है। फिर घर वाले भी कहते हैं कि इतना पढ़ के इस पे आना है। तो बस ये था कि फिर वो जब यहाँ से अर्निंग जो मल्टीपल, मतलब पहले तो वहाँ तक पहुँची, फिर 2 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स, जब जोन की अर्निंग से 4 टाइम्स पे टारगेट रखा हुआ था, 4 टाइम्स पे पहुंचे तो रिजाइन मारेंगे। तो मैंने कहा दिस इज द टाइम टू शिफ्ट इन रियल एस्टेट। तो फिर वहाँ से रिजाइन करके रियल एस्टेट में। अच्छा। तो फिर ये ताजीन मार्केटिंग कैसे मार्ज़े वजूद में आई? ताजीन मार्केटिंग के पीछे क्या स्टोरी है? कंपनी कैसे बनी? नाम कैसे रखा? नाम का मतलब क्या है? स्टार्ट तो इस तरह हुआ कि ऑब्वियसली वो क्योंकि भाई थे, ही वाज रनिंग हिज बिजनेस, बट जाहिर सी बात है मैं प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी था, साथ एजुकेशन भी थी। तो फिर ये डिसाइड किया कि अब हमें कंपनी को जो है वो एक प्रॉपर कंपनी के साथ, एक मार्केटिंग के साथ जो है वो, क्योंकि मार्केटिंग करनी होती है अपने रियल एस्टेट के अंदर। जो जितने भी रियल एस्टेट के अंदर जो पिछले 1.5-2 साल के अंदर एक शिफ्ट आया है, विच इज़ पैराडाइम शिफ्ट, उसमें ये था कि पढ़े लिखे लोग आ गए। तो पढ़े लिखे लोग आए तो उसमें मार्केटिंग के ऊपर एक्सपेंस स्टार्ट हो गया। तो जब रियल एस्टेट में आए तो पहला प्लान ये किया कि ब्रांड बनाना है अपने आप। तो फिर नाम सोचा कि किस नाम के साथ जाया जाए। कुछ लोगों से कंसल्ट किया, फिर ताजीन बताया। ताजीन का मतलब था आर्ट, ये एक पॉट के ऊपर, इससे मोरक्कन वर्ड, और ये एक पॉट के ऊपर आर्ट होता है जिसको कहते हैं ताजीन। अच्छा। तो हमने कहा अभी हम वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ तो हम जो है वो रियल एस्टेट के आर्टिस्ट हैं। तो फिर वहाँ से हमने ताजीन। तो किसने रखा था ये नाम? ये नाम ऑब्वियसली म्यूचुअल कंसल्ट से रखा गया था, लेकिन इसमें मेरी थोड़ी सी इस पे ज़्यादा फोकस। अच्छा, ठीक है। तो आपका क्या लॉन्ग टर्म विजन क्या है कंपनी को लेके और रियल एस्टेट को लेके?
रियल इस्टेट पाकिस्तान में अभी बहुत बेसिक लेवल पे है, ऑल्दो के लास्ट जो 2-3 साल है उसके अंदर काफ़ी मार्केटिंग फर्म्स इस सेक्टर में आई हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है। ख़ास तौर पे मैं तो कहता हूँ कि हमारे यहाँ कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने। ये मैं चाहता हूँ कि इस तरह जो फॉर द इंडस्ट्री ये करना चाहता हूँ कि किसी रेगुलेटरी बॉडी को पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए और उसको पाकिस्तान में लाना या वो आइडिया देना, वो प्लान है कि पाकिस्तान के अंदर जो रियल एस्टेट है ना वो रेगुलेटेड हो। तो ये कैसे किया जाएगा यार? ये बड़ा है तो आइडिया, ये हमने भी बहुत दफ़ा डिस्कस किया है, पहले भी काफ़ी गेस्ट आए हैं हमारे पास, हमने ये डिस्कस किया है, लेकिन ये कैसे मुमकिन कैसे है इधर इस मुल्क में कि यार रेगुलेटरी बॉडी को लाया जाए? देखिए, इसके रिगार्डिंग आपको जो रियल एस्टेट कंसर्न लोग हैं, हमारे इन अथॉरिटीज़ को देख रहे हैं, उनको आइडिया देना पड़ेगा, बिकॉज रियल एस्टेट पाकिस्तान के अंदर वन ऑफ द हाईएस्ट जो आपके फॉरेन रेमिटेंस आ रही है वो हमारी आई थिंक बैकबोन है पाकिस्तान की। और जब आपकी रियल एस्टेट डाउन होती है तो आपका मुल्क डाउन होता है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर आपको एक स्टैंडर्ड जो है वो मुल्क को देना पड़ेगा, और ऑब्वियसली आपको विजन थोड़ा सा अपना एक एट पार रखना होता है। आप दुबई के अंदर देखें, आप बाकी कंट्रीज के अंदर देखें, दुबई के अंदर जैसे रेरा है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, वहाँ पर रियल एस्टेट, अच्छा इसमें सिर्फ मसला सिर्फ इसके अंदर सिक्योरिटी है ना, वो सिर्फ रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो हमारी सोसाइटीज़ हैं उसका भी कोई हाल नहीं। ये आपने ना जो दुबई की बात की ना, एक मैं बड़ी मज़े का इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। आपको पता है कि दुबई में अभी जैसे इधर आप जिन सोसाइटीज़ में काम करते हैं, बहुत सारी प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, तो जब किसी क्लाइंट की फ़ाइल या प्लॉट जब हम उसको दिलवाते हैं तो ट्रांसफ़र कहाँ पे होती है? सोसाइटी के ऑफिस में। दुबई में ऐसा नहीं है। पूरे दुबई में सोसाइटी हो, बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, तो ट्रांसफ़र होती है गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है वहाँ पे, सोसाइटी ऑफिस में नहीं। गवर्नमेंट नज़र रख रही होती है, रेगुलेटरी बॉडीज़ है ना वहाँ पे, जो हम भी चाह रहे हैं कि ऐसी चीज़ यहाँ पे भी होनी चाहिए, तो वो ट्रांसफ़र के लिए लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आते हैं। ऑल्दो यहाँ पे भी टैक्सेस वगैरह हैं, लेकिन जब सोसाइटी के ऑफिस में होती हैं तो गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ों से गवर्नमेंट को पता ही नहीं होता कि पीछे बैकएंड पे क्या चल रहा है। अच्छा, इसका भी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि एक सोसाइटी ने लॉन्च कर दिया प्रोडक्ट, कितनी फाइलें निकाल दी, क्या कर दिया। तो इसी वजह से मेरा ख्याल है आजकल जो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जो बहुत सारी ऐसी, मतलब नाम तो ऑफ कोर्स हम अभी इधर नहीं लेंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी डेवलपर्स आए हैं जिन्होंने मतलब बस पैसा उठाया है और बस निकल गए। तो इकॉनमी के जो हालात है ना, वो एक ये भी वजह है। सामी, मैं रियल इस्टेट के अंदर जो एक बड़ा फैक्टर मानता हूँ ना कि जो स्लम का इस टाइम है, वो रीज़न ये है कि जो मार्केट में फेक प्लेयर्स आए ना, विदाउट एनओसी, विदाउट डेवलपमेंट, और उनके पास जो था वो ना कोई ट्रैक रिकॉर्ड था, और उन्होंने मार्केट के अंदर जो फाइलें बेचना स्टार्ट की हैं, तो हमारे यहाँ तो कोई भी 15-20 हज़ार कनाल से कम की बात तो ही समझता नहीं हो गया, बेशक होती 300-400 कनाल और 300-400 आपको वेरीफाई। देखिए, जो वेरीफाई करवाते हैं वो सिर्फ आपके पास एक टूल है, एनओसी, और आप इस टाइम अपने फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं जो भी नई सोसाइटीज मार्केट के अंदर है, उनके पास एनओसीज है, काउंट ऑन योर फिंगर्स। ऐसे ही है, यू कैन नॉट काउंट जो अमाउंट ऑफ जो हमारी सोसाइटीज हैं जो इस टाइम मार्केट के अंदर है, नंबर ऑफ सोसाइटीज जो मार्केट के अंदर वो बहुत ज़्यादा है। तो इशू यही है कि हमारे यहाँ लैंड 300 कनाल है और सेलिंग 20-20 हज़ार कनाल की हो चुकी है। उसका ऑब्वियसली चेक एंड बैलेंस नहीं है, आर्टिफिशियल मार्केट क्रिएटेड है, और जब आर्टिफिशियल मार्केट क्रिएट होती है तो जब फिर ऐसा इस्लाम आता है तो वो फिर मार्केट डाउन हो जाती है, और फिर आप उसको वापस भी ऐसे ही है। और ये इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर रेगुलेटरी बॉडी का होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे इन लॉन्ग रन। ऑब्जेक्टिव क्या देखें, ऑब्जेक्टिव तो ऑब्वियसली मेरा तो ये था कि टू बी नंबर 1 रियल एस्टेट कंपनी इन पाकिस्तान। बट थिंग इज़ कि मैं अपना ऑब्जेक्टिव तब तक अचीव ही नहीं कर सकता, या देखें एक ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली नॉन मॉनिटरी टर्म्स के अंदर ये होता है कि सेटिस्फाइड क्लाइंट, नंबर ऑफ सेटिस्फाइड क्लाइंट दैट यू हैव। अब इशू ये है कि हमारे पास कोई टूल नहीं है जिससे हम सोसाइटी को वेरीफाई कर सकें। सोसाइटी के पास एनओसी होता है 300 कनाल, 400 कनाल, वो बहुत इस टाइम सिर्फ 2-3 सोसाइटी थे जिनके पास 1000 कनाल से ज़्यादा के एनओसीज हैं जो नए उस पर काम कर रही। तो अब ये होता है कि अब आप हमारे पास और आपके पास कोई टूल नहीं होता जो हम चेक करें कि सोसाइटी हमसे जो क्लेम कर रही है कि हमारे पास 5000 कनाल है या 10,000 कनाल है, उसको हम वेरीफाई करें। हालांकि कोई गवर्नमेंट का पोर्टल होना चाहिए जिसके ऊपर पूरी लैंड की डिटेल्स होनी चाहिए,
ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए चीज़। देखें वो ये बात है, दुबई के अंदर तो आपको सारा ऑनलाइन शो होता है, हाँ। डेली ट्रांजैक्शन शो करते हैं डेली, बिल्कुल ऐसे कि इतने इतने बिलियन। हाँ, आप DLD की वेबसाइट पे चले जाएं, आप देख सकते हैं आज की डेली पूरे दुबई ने कितनी सेल की है, कितना पैसा आ रहा है कितना। बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा रेगुलेटरी अथॉरिटी होने से हमें ये फ़ायदा है कि हमारा जो कमीशन का, अब जाहिर सी बात है इंसेंटिव कहा जाए तो समझते हैं हम लोग, उसका मेजर चंक तो इन्वेस्टर क्लाइंट ले जाता है। हमने इतना ऑफिस में खर्चा किया हुआ है, लेकिन वो हम नंबर ऑफ, इसलिए फिर हम नंबर ऑफ सेल्स की दौड़ में जाते हैं, हम क्वालिटी पे नहीं जाते, हम क्वांटिटी पे खेलते हैं। अच्छा, उधर दुबई में ये भी है कि अगर एजेंट है ना जो, उसका अगर आप कमीशन है, कंपनी अगर एज एजेंट काम कर रही है, तो वो कमीशन ना 1 मंथ के बाद आपके अकाउंट में ही रिफ्लेक्ट होना है। यहाँ पे तो ये है कि सोसाइटीज़ भी कहती हैं रिबेट डिडक्टेड आप मुझे रिबेट डिडक्टेड, वो बात क्लाइंट को भी पता होती है, क्लाइंट कहता है ठीक है उधर से रिबेट डिडक्टेड तो हम भी आपको रिबेट डिडक्ट, वहाँ पे ऐसा नहीं है। मतलब अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर आपको पता है 200-200 500 के लिए भी लोग काम कर रहे हैं। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट होता है जब जिस लेवल पे हम लोग खेल रहे हैं, जिस लेवल पे हमारे ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो हम तो फिर जाहिर सी बात है आप ना सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद। देखें क्लाइंट भी आपको ना पैसे देने में उसको मसला नहीं है, एज फार एज ही इज़ गेटिंग द जेन्युइन प्रोडक्ट। यस बिल्कुल। तो हमारे यहाँ पे जेन्युइन प्रोडक्ट नहीं आ सकती तब तक आपके पास रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है। तो रियल एस्टेट के अंदर, पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा काम होने वाला है ना, वो रेगुलेटरी अथॉरिटी का बहुत ज़रूरी है। अगर कोई होती इस तरह की चीज़ तो शायद इन मुश्किल हालात में, इतने मुश्किल हालात में हम लोग ना गुजर रहे होते। क्योंकि अभी मेरा ख्याल है आउट देयर इन मार्केट अगर आप देखें ना, तो जितनी भी मार्केटिंग कंपनीज हैं, मतलब बहुत सारी तो ख़त्म हो गई हैं। ठीक है, क्योंकि प्लानिंग नहीं थी ना। वही आप अभी जो हम डिस्कशन कर रहे थे अंदर बैठ के कि यार प्लान नहीं था, हम भी मार्केट की तेज़ी में हमने भी 10 ऑफिस बना लिए। हालांकि मतलब हमें कैलकुलेटेड चलना चाहिए। वो अभी आपने थोड़ी देर पहले एक बात की कि यार बड़ी मज़े की बात थी कि यार रिस्क लेना चाहिए, रिस्क बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन कैलकुलेशन बेस्ड रिस्क लेना चाहिए। अगर आपकी कैलकुलेशन, जिस तरह हमने गलतियां की और हम मानते हैं अपनी गलतियां कि यार जब मार्केट तेज़ थी तो 10-10 ऑफिस खोल लिए, आज हमें एहसास हो रहा है कि यार नहीं, हमने कैलकुलेशंस नहीं की, हमने ये वाला टाइम, बुरा टाइम जो आया, ये हमने कैलकुलेट ही नहीं किया हुआ था। असल में अब अच्छा, आजकल जाहिर सी बात है अल्लाह के फजल से हम, क्योंकि मार्केट लोगों के लिए जो नई जनरेशन है उसके लिए एक समो आइकॉन तो है, क्योंकि हम बड़े बेस लेवल से उठे। ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल। जॉब कर रहे थे और फिर अल्लाह का शुक्र अब लाइफ स्टाइल चेंज हो चुका है मामला। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो हम उनके लिए एक जो है वो क्या आइकन है कि हम हमारी वो बात सुनते हैं। यस। तो जिससे पूछो ना जिंदगी में क्या करना है, तो वो कहता है रिस्क लेना है। गुड वन। अच्छा रिस्क लेना है। आप यहाँ कैसे पहुंचे? जिससे पूछो हम रिस्क लेके पहुंचे। अब मसला ये है कि जो क्या कहते हैं, लिटिल इन्फॉर्मेशन इज स्कार्स। हाँ बिल्कुल, इन्फॉर्मेशन होती है वो आपके लिए वाले जान है। बिल्कुल सही है। अगेन वही वाली बात है कि जितना इम्पोर्टेंट रिस्क है ना, उसके साथ 10% या बल्कि 2 टाइम्स मैं कह लूँ इम्पोर्टेंट है वर्ड कैलकुलेटेड। यस। यू शुड नो कि आपने जो है वो रिस्क आपको कहाँ पे एंड करेगा। इसकी अच्छा एग्जांपल जो मैं लेता हूँ, हर बंदे की अपनी एग्जांपल होती है। अब लोग कहते हैं रिस्क ये है कि अगर आई एम 40% श्योर ना कि ये प्रोडक्ट चलेगी तो पैसा इन्वेस्ट कर दो। हाँ, मतलब टू बी ऑनेस्ट ये भी बहुत कम लोगों की सोच होती है। वो तो इस पे जाते नहीं है, वो कहते हैं हमें लग रहा है ये चलेगी तो। मेरी नज़र में रिस्क पता है क्या है? मेरी नज़र में रिस्क है कि आई एम 120% श्योर कि ये प्रोडक्ट चलेगी। मैंने अपनी होमवर्क पूरा किया, अल्लाह का शुक्र जो थोड़ा सा अभी तक हमने बड़ा कामयाब सफ़र देखा है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा मतलब टू बी ऑनेस्ट रियल एस्टेट के अंदर अभी भी हम अल्लाह का शुक्र है बड़ा सस्टेन किए हुए हैं, अल्लाह का बड़ा करम है। मेरी इन्वेस्टमेंट की जो पहली चीज़ ये होती है कि मैं अपने आप को 120% श्योर करता हूँ ये प्रोडक्ट बिकेगा, ये मार्केट में चलेगा। यस, अनफोर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस आ सकते हैं, मार्केट जैसे भी क्रैश कर गई है या कोई ऐसा फैक्टर जो मैंने कंसिडर ना किया वो हो सकता है। या देखें मैंने कोई चीज़ परचेज की, वो क्लाइंट को समझ ना आई, लेकिन मुझे वो 100% समझ आनी चाहिए, उसके बाद रिस्क होता है। ये नहीं है कि मुझे जो प्रोडक्ट है वो 30% समझ आई और मैं मार्केट बेचना स्टार्ट कर दूँ। तो वो रिस्क के साथ ना कैलकुलेटेड का वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे न्यू जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है यार। हमें तो इनफैक्ट सबको गाइड भी करना चाहिए कि यार जो गलतियां हमने की हैं अभी। और एक मज़े की बात ये है कि ये जो इकोनॉमिक सिचुएशन है ना इस टाइम पे, ये सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में आया हुआ है। आज सुबह मैं सलमान से बात कर रहा था कॉल पे, तो वो दुबई में बैठा हुआ है, तो वो मुझे कह रहा था कि यार
ऐसा नहीं है कि महंगाई पाकिस्तान में है, दुबई में भी इतनी महंगाई हो चुकी है कि मैं मतलब अभी इधर रह रहा हूँ तो मुझे पता है, हैरान हो गया हूँ कि मैं खर्चे कैसे पूरे करने। तो ये इन्फ्लेशन ओवरऑल आया हुआ है, लेकिन हमें ना वही बात है कि हमें जब भी कोई किसी स्टेप लेना चाहिए ना तो उस ये सारी चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए। और जिस तरह से जो गलतियां हमने की हैं, मैं अगेन वो बात दोहराता हूँ कि जब मार्केट अच्छी थी तो अभी जब मैं अंदर बात कर रहा था तो हम अपना भी हिसाब किताब नहीं करते थे, हम मंथली क्लोजिंग नहीं कर रहे होते थे, हम अपने फाइनेंसेस नहीं देखते थे, चीज़ें आ रही थी, फ्लो चल रहा था। ऑल्दो के इस्लाम भी देखें, हम तो उस सेक्टर से हैं जहाँ पे हमारी मंथली क्लोजिंग मस्ट है, मस्त थी। हमारे लिए सबसे हम रातों बैठते थे यस यस यस, सिर्फ क्लोजिंग करने के लिए, क्लोजिंग करने के लिए। इवन देन जब हम अपने बिजनेस में आए तो हमने उस चीज़ को इंश्योर नहीं किया, वो गलती की बहुत बड़ी। हालांकि जहाँ देखें टेलकोज हो गए, अब पाकिस्तान के अंदर बड़े अच्छे सेक्टर्स हैं, उसके अंदर पेट्रोलियम में टेलकोज वो सेक्टर है जो बड़ा अच्छा काम यस यस ट्रू, जिनके प्रोसेस स्टेब्लिश्ड है। यस यस, बाकी बिजनेस के उस तरीके उस लेवल पे प्रोसेस स्टेब्लिश्ड नहीं, ऐसा ही है। लेकिन हम वहाँ से आने के बावजूद वो एकदम से पैसे ज़्यादा देख लिया तो ये गलती हमने की। तो हम भी आप सबको यही गाइड करते हैं कि यार ठीक है, रिस्क लें, बिजनेस में आएँ, लेकिन कैलकुलेशन ज़रूर करें। और बात वो है डाइवर्सिफिकेशन भी करें। जब ये भी एक बहुत बड़ी गलती की, ये गलती जब हमने पैसे कमाए हमने डाइवर्सिफाई नहीं किया। हालांकि हमने कोर्स बहुत पढ़ी हुई हैं, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसका मुझे बड़ा फ़ायदा भी हुआ, खैर से मतलब इन चीज़ों का तो नहीं, लेकिन और बहुत सी थी चीज़ें जिसका मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। लेकिन वॉरेन बुफे, ही वाज इन्वेस्टर ऑफ द डेकेड। यस यस यस, अगर वो एक बात कह रहा है। अच्छा, एक और जो हमें जो अपने यूथ को बताने वाली बात है कि जिससे मैंने बड़ा फ़ायदा उठाया इरफान, वो ये था कि जो मैंने ना कामयाब लोगों को पढ़ना स्टार्ट किया। पता नहीं बात करनी चाहिए, लेकिन अब बता दो, आपको पता है वैसे कि जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, ACCA बनते हैं, तो जो हमारा बेस स्टाइपेंड होता है वो 18 से 20 हज़ार होता है। ऐसे ही आई स्टार्टेड माई करियर इन 2017 विद दिस स्टाइपेंड ना, 18,000 रुपये सैलरी थी। तो वॉरेन बुफे का मैंने कोट पढ़ा हुआ था कि जब आपने कुछ आपने अगर सेविंग करनी है ना, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट ये कि आपने अपनी सेविंग का पोर्शन पहले अलग करना है, उसके बाद खर्चे करने, खर्चे से पहले। हाँ, हम ये करते हैं कि जो बच गए वो सेविंग है। कहते हैं नहीं, सेविंग का पैड पहले अलग करो फिर खर्चे करो। अब इससे ये हुआ कि मैंने 10,000 पर मंथ सेव करना स्टार्ट कर दी, मिट्टी डाली जो हम करते हैं। अच्छा, मुझे और 8,000 खर्चे के लिए, 8,000 खर्चे के लिए। अच्छा, वो ये था कि ऑब्वियसली घर वाले फैमिली भी सपोर्ट करती थी, लेकिन मेरे बाकी दोस्त भी थे, वो कहते थे यार 10,000 से क्या कर लोगे, 1 लाख 1.25 लाख की निकल आएगी तो क्या कर लोगे। तो उस टाइम मेरे पास जवाब नहीं था, लेकिन उस टाइम हुआ क्या, जब मैंने अपने को 5-6 इंस्टॉलमेंट दे दी, देन आई स्टार्टेड, मेरे पास 60,000 रुपये 1 लाख आने वाले, व्हाट शुड आई डू। मैंने लोगों से पूछना स्टार्ट कर दिया। जब देखिए, जब मेरे पास, मैंने मोटिवेशन के लिए स्टार्ट कहाँ से हुआ कि वो 10,000 रुपये आपको अल्टीमेटली कहाँ लेके जाता है आपको नहीं पता। असल में कतरा कतरा करके कतरा, एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। यस। फिर क्या हुआ, मैंने वर्किंग स्टार्ट की, फिर मुझे पता चला ये रियल एस्टेट के अंदर पैसा है, यहाँ करना है। मतलब फिर वो जब 60-70,000 80,000 इकट्ठा हो गया तो इन्वेस्टमेंट का माइंड बन जाता है ना कि अब मैं इस पैसे को कहीं डाल के कुछ थोड़ा बहुत बना लूँ। फिर ये होता है कि फिर अल्लाह ताला आपको सपोर्ट स्टार्ट कर देते हैं। हुआ क्या, मैंने वो एक मेरी निकली है मतलब 1.25 लाख से 1.5 लाख की। अब इसमें क्या होता है, घर वालों को पता चलता है ये बच्चा जो है ना हमारा, ये थोड़ा रिस्पॉन्सिबल है। ये वाइब देना ना लोगों को बड़ा ज़रूरी होता है, अल्लाह ताला बना देता। तो भाई से पूछा, यार मैंने कहा इन्वेस्टमेंट करनी है। अच्छा, मैंने फिर कैपिटल स्मार्ट सिटी को पढ़ना स्टार्ट किया। अच्छा, मैंने को 3 महीने की रिसर्च वहाँ पर अच्छा प्लॉट है, तो मेरे भाई थे, उन्होंने कहा कि यार कमर्शियल में इन्वेस्ट करना, रेजिडेंशियल में ना करना। बड़ा अच्छा रहा मेरी। वैसा हुआ कि मैंने फिर, अच्छा वो पैसे तो थोड़े थे, जाहिर सी बात है, जो उस टाइम कमर्शियल लिया डाउन पेमेंट थी 5,60,000 रुपये। अच्छा, तो फिर पूल इन किया शुरू में। हाँ, वो पहली प्रोडक्ट थी। तो वो पूल इन किया, 5,60,000 रुपये की वो थी। तो वो 2018 में आई स्टार्टेड। मैंने वो वहाँ से अपना रेस स्टार्ट किया, वहाँ से अपनी जो थी बचत स्टार्ट की। फिर वहाँ से जब पैसे कमाए ना, पता चला पैसे कमाते कैसे, और फिर सेविंग्स करना स्टार्ट की। अल्लाह का शुक्र है, इस टाइम 5 ऑफिस हैं, मल्टीपल एम्प्लॉयज़ हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसके अंदर जो यूथ के लिए था कि फैमिली सपोर्ट ये थी कि मुझे फैमिली ने पढ़ा दिया, मुझे विजडम दे दिया, मुझे एक अच्छी जगह जॉब मिल गई। जब ACC किया और सिंगल वीक मुझे जॉब मिल चुकी थी। फिर अब आपके पास है कि आपने कमाना है। असल में ना पैसे से पैसा कमाना बहुत बड़ी आर्ट है। वैसे तो पैसा कमाना एक डिफरेंट चीज़ है ना, आप कहीं बैठ रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन पैसे से पैसा कमाना ना बहुत बड़ा आर्ट है। इसके लिए आपको आपको ना आपकी नज़र बहुत तेज़ होनी चाहिए। ठीक है, आप मतलब टारगेट करें कि इस टाइम पे मैंने, मतलब ट्रेडिंग है जिस तरह आप फॉरेक्स ट्रेड करते हैं, और ये हम रियल एस्टेट की इंडस्ट्री भी हमारी ऐसी ही है।
तो खैर मैं आप वापस आता हूँ ताजीन पे। ताजीन का नाम आपने बताया और फिर आप ताजीन में आपने अपना विजन भी बताया। मुझे बताएं कि आपने क्या डिफरेंट किया है ताजीन के अंदर, आपने क्या डिफरेंट किया है कि जो बाकी कंपनीज न्यूक्लियस है और बहुत सारी कंपनीज हैं उन रियल स्टेट में, जो हमारे हम आपस में हम कंपेटिटर्स ही हैं, दोस्त हैं, कंपेटिटर्स भी हैं, और अच्छी बात है, गुड कंपटीशन भी अच्छा होता है बिजनेस के लिए, ठीक है। मेरा कंपटीशन वैसे ही ज़्यादा है, मतलब हमारा कैरियर भी सेम था, हमारे ऑफिस भी साथ थे, सोसाइटीज में भी हम साथ। तो मतलब क्या डिफरेंट आपने इस इंडस्ट्री में किया है आपको, जो आप समझते हैं जो इस इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए? अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए अगर हम कहा जाए तो आउट ऑफ द बॉक्स कोई ऐसी चीज़ें फ़िलहाल तो नहीं, ठीक है। मतलब अगर इसमें कहा जाए तो यस, न्यूक्लियस ने किया कि न्यूक्लियस ने पॉडकास्ट स्टार्ट की, विच इज़ न्यू इन द बिजनेस। अच्छा, अभी आपसे पहले भी बात हो रही थी, अच्छा हमने भी था, हम ये करेंगे, बट अगेन जो लोग कहते नहीं हमने सोचा था और ये इन्होंने कर दिया, मतलब हमारे पाकिस्तान में आपकी बातें बहुत सुनने में आती है कि हमारा प्लान भी था, ये कर दिया। तो देखें, असल चीज़ है एग्जीक्यूशन। असल थिंग इज कि जिस लेवल पे एग्जीक्यूशन के साथ ना जस्टिफिकेशन बड़ी जरूरी, काम को करने का तरीका बड़ा इंपॉर्टेंट। फिर जैसे अगर बात की जाए तो स्काई ने बड़ा अच्छा मार्केट में काम किया, वो मार्केटिंग पे काम करते हैं, बिल्कुल प्योर अगेंस्ट मार्केट। हम तो आज भी बोलते हैं हम उनसे सीखते हैं। अगर मार्केटिंग सिस्टम अगर माना जाए, हम इस्लामाबाद की मार्केट को जिस तरह मानते हैं, तो अगर मार्केटिंग कंपनी कहा जाए ना, तो इन ट्रू एसेंस एक है, दैट इज स्काई। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने मार्केट के अंदर बहुत अच्छी मार्केट, मतलब प्रॉपर पैसे की तो बात नहीं की, रिसोर्सेज और विद जस्टिफाई किया। बिल्कुल। हमने एक काम किया कि हम जब ताजीन स्टार्ट हुई, तो ताजीन को बने हुए भी तकरीबन 30-3.5 साल हुए, तो हमने पहले साल ये था कि हमने ना वो जो हिट करना स्टार्ट कर दिया था अमंग द जो न्यू कंपनी नहीं होती, जो कमर होते हैं लेकिन वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, जैसे हम कहते हैं, तो उसमें हम ये थे कि हमने 1-1.5 साल के अंदर मार्केट को पूरी को बता दिया था कि हम जो है ताजीन मार्केट में आ चुके हैं। अच्छा, मेरे हिसाब से जो मेरा अपना ज़ाती एनालिसिस है ना, आप लोगों ने ट्रेडिंग में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है। मैं देखता रहता था बहुत सारी कंपनीज, जो हम लोग ज़्यादातर इतने इन्वॉल्व नहीं रहे ट्रेडिंग में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हम लोगों का फोकस शुरू से ये रहा, हमारी सोच ऐसी थी कि हम कहते थे कि यार हम अपना रिबेट क्यों दें किसी को, हम खुद क्यों ना कमाएं, हम एंड यूज़र पे क्यों ना वर्किंग करें, ठीक है। वो अच्छी भी थी, उस प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, वो अच्छी भी थी और वो किसी हद तक फिर बुरी भी थी। फिर हमने ट्रेडिंग भी स्टार्ट की, लेकिन आप लोगों का नाम जब ट्रेडिंग का वर्ड आता है सामने तो ताजीन का नाम आता है। और ये अच्छा, वैसे जो हमारा जो इनिशियली फोकस था वो था यही, हमारा प्लान था कि 1 साल के अंदर हमने मार्केट की टॉप कंपनीज में जाना है। उसका हमने पास सोचा कि यार ये एक बात है जहाँ पर ना, अभी यहाँ पर ना आपने एरिया देखना होता है जहाँ आपने प्ले करना, क्योंकि मार्केट के अंदर हर सेगमेंट में नहीं जा सकते, आपने मार्केट के अंदर लूप होल देखने होते। ये इसकी भी बहुत एग्जांपल है, जैसे पूमा जब मार्केट में आया तो एडिडास, नाइकी की बड़ी एस्टेब्लिश मार्केट, तो फिर उन्होंने वुमेन शूज़ पे देखा, दे वेंटेड इन इट, बिल्कुल, और उन्होंने फिर वो वाली मार्केट देखी। तो हमें जब हम आए तो हमने मार्केट में देखा कि यार मार्केट में ट्रेडिंग वाला जो एलिमेंट है ना वो थोड़ा सा लो है। इसमें ये था कि हाँ, अब जहाँ रिस्क की बात आई ना, तो जब मैंने पहली डील उठाई तो हमने को 40 मिलियन की पहली डील उठाई लाहौर स्मार्ट सिटी की। हमारी मिली पैसा था मैटर नहीं करता। ताजीन की पहली डील लाहौर स्मार्ट सिटी था, हमने जो पहली डील ली थी वो लाहौर स्मार्ट सिटी की, अच्छा, एज ए ताजीन। तो वो हमने ली, और उसमें यह था कि हमने हमेशा केला बल्क के अंदर डील्स बड़ी उठाई, और उसके बाद फिर नोवा हुआ, फिर ताज हुआ, तो फिर अल्टीमेटली ओवरसी यहाँ कोट करेंगे तो मसला हो जाएगा। पहले बहुत सारी किया, फिर वापस मैग्नीट्यूड अब बहुत। अच्छा, आपको क्या लगता है कि यार ये ट्रेडिंग जो है, ये मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग मार्केट के लिए हेल्दी है? क्योंकि देखिए ये जो हमने पहले बात की ओवर सप्लाई की, वो फिर लिंक करती है पीछे ट्रेडिंग से। ट्रेडिंग ज़्यादा तब भी होती है जब सप्लाई आपकी ओवर हो जाती है। मैंने आपसे कहा था अगर रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी तो रियल एस्टेट में ट्रेडिंग कैसे हो सकती है? अगर आप सोचें, देखिए, रोटी कपड़ा मकान, रोटी के अंदर ट्रेडिंग हो सकती है? नहीं हो सकती। नहीं। कपड़ों के अंदर ट्रेडिंग हो सकती है, तो मकान के अंदर ट्रेडिंग कैसे हो सकती है? जब रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी तो ये तो एंड क्लाइंट का प्रोडक्ट है, या ये इन्वेस्टर का प्रोडक्ट है। हाँ, इन्वेस्टर लेके वेट करे। और फिर हमारे रियल एस्टेट में जो मसला वो क्या कहते हैं, जैसे बहुत सी लोगों की मिसकंसेप्शन ये, मैंने फाइलें कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हो जाती हैं जो 10 में से कोई एक ही होती है हमारी भी, जिसके अंदर हमने आज प्रोडक्ट ली और महीने बाद हमें अच्छा रिटर्न मिला। हमने फॉर एग्जाम्पल 1 लाख लगाया, हमें उस पर 1 लाख बच गया।
इन्वेस्टर्स के लिए तो ये नहीं होता। उस मेरे पास जो भी बंदा आता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट खान भाई, उसको ये बताता हूँ एटलीस्ट 1 साल 3 साल के स्पैन के अंदर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करना है। तो अगेन ये जो ट्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये तो होना ही नहीं चाहिए। बड़े इंटरेस्टिंग बात डिस्कस करता हूँ। ये जो न्यू एंट्रेंट्स आए थे, हमारा भी ऐसे ही कुछ मॉडल होता था। हम इन्वेस्टर्स को बोलते थे कि यार इतना शॉर्ट टर्म ना खेलो, शॉर्ट टर्म खेलना इज़ नॉट हेल्दी। तो फिर हमारे बहुत सारे जो न्यू एंट्रेंट्स हैं हमारे ऑफिस से गए, कुछ मतलब इस तरह के जो नए नए कंपनीज बनी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन्वेस्टर को हमसे तोड़ने के लिए इन्वेस्टर को बोला सर महीने 1.5 के अंदर फ्लिप मरवाएंगे। और वो अनफॉर्चुनेटली वो आज आगे आगे लोग हैं बहुत सारे और इन्वेस्टर्स पीछे पीछे हैं। ठीक है, तो ये भी चीज़ होती है कि मतलब इन्वेस्टर को भी सोचना चाहिए कि यार मुझे इन्वेस्टर का माइंडसेट क्या है जी? इन्वेस्टर का माइंडसेट भी बस ये है कि यार बस पैसे मैं फेंकूँ ना तो कल मुझे प्रॉफिट हो जाए। और ये माइंडसेट हेल्दी बिल्कुल भी नहीं है। डेवलप हमने किया, हाँ डेवलप हमने किया है, गलत किया है डेवलप। ठीक है, उसका खमियाजा हम आज भुगत रहे हैं। ठीक है, आज अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे एकदम से आता है जी वो पता नहीं लगता 3-4 फाइलें मेरी रहती हैं, पता ही नहीं होता। ठीक है, और उस टाइम पे हम भी वही बात फिर आगे ये सारी चीज़ें इंटरलिंक करती हैं। ये फिर आप पीछे फाइनेंस में आप उस टाइम ध्यान नहीं देते थे। हमें हर चीज़ को प्रॉपर देखना चाहिए था। खैर बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं। खैर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। आप मुझे ये बताएं कि ये जो हालात हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारी फील्ड का ना एक बहुत बड़ा मसला है। मसला ये है कि लोग भरम में रहते हैं। ठीक है, इतने भरम में रहते हैं, इतने भरम, मैंने ये नोट किया है ना। ठीक है, बड़ी ऑनेस्टली बता रहा हूँ, लोग ना मतलब जेब में अगर होगा ना 1 लाख रुपया तो वो 10 करोड़ होगा। ठीक है, प्रोजेक्ट अगर कर रहे होंगे ना, मतलब किसी भी सोसाइटी से 1 करोड़ की को इन्वेंट्री लिए तो शो कराएंगे कि 50 करोड़ के लिए और सबसे मतलब प्लेटिनम से भी ऊपर कोई लेवल है तो वो मैं ही वो मैं हूँ। ठीक है, तो ये भरम ना हमें, अच्छा ये भरम भी हमें लेके बैठ गए। फिर हमारे एक दोस्त थे, उनसे मैं डिस्कस कर रहा था, यार जिस तरह आपने माशाल्लाह काफ़ी ऑफिसेज़ हैं, हमारे भी लाहौर में हैं, इधर हैं, डिफरेंट जगहों पे हैं ऑफिसेज़ हैं, लेकिन जब हालात ख़राब हो गए तो एडमिट करना चाहिए कि वाकई ही हालात ख़राब हैं। एक्सपेंसेस नहीं पूरे हो रहे आजकल, मुश्किल है। अब हम बैठे होते हैं, हम एक्सपेंसेस को कट लगा रहे होते हैं। अभी हम एक दोस्त थे उसके ऑफिस भी गए, वो भी बड़ा ओपन, बड़ा अच्छा, उसने भी कहा कि यार देखो पहले तो मैं ये चीज़ें नहीं देखता था, अब मुझे एक एक चीज़ देखनी पड़ती है, मैं कट्स लगा रहा हूँ और हम भी कर रहे हैं, हर बंदा कर रहा है। ठीक है, इसमें कोई मतलब ऐसी भरम वाली बात नहीं है। एक तो ये हमारे लोगों का भरम बहुत ज़्यादा था। खैर एनीवेज, क्वेश्चन इससे रिलेटेड ये है कि आपको क्या लगता है कि इस तरह अभी जो हालात हैं, जो पॉलिटिकल सिचुएशन भी बहुत टफ है कंट्री की, और अल्लाह करे ये बेहतर हो जाए। ठीक है, तो इसमें से हमें किस तरह से हमें अपने आप को सस्टेन करना चाहिए? हमें अपने आप को सस्टेन कैसे करें? ये जो आजकल की सिचुएशन है, अल्लाह का शुक्र है, ताजीन जो इस पर रहा, हम लोग अभी भी हमारे ऑब्वियसली प्रॉफिट्स तो श्रिंक हुए हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र अभी भी हम गुड प्रॉफिट्स के अंदर हैं। उसकी कुछ ऑब्वियसली रीजंस तो ये थी कि ऑब्वियसली कि हमारा सोसाइटीज़ के साथ उस मतलब यहाँ पर ये होता है कि आप सोसाइटी के साथ अगर टॉप लेवल पे हैं तो गेम है, अगर नहीं है तो फिर आप आउट है मार्केट के अंदर। अब इसके अंदर मसला जो रियल एस्टेट कंपनी का वो फोकस का है कि हम एक सोसाइटीज़ के साथ चलते नहीं हैं। हमें जहाँ नज़र आई आज रात ये इस सोसाइटी की मार्केट तेज़ है, हम वहाँ चले गए, हमें दूसरे दिन वो मार्केट नज़र आई, हम उधर चले। आजकल इन्वेस्टर्स अरसान भाई मेरे साथ हमारे साथ एंगेज हो रहा है। रीज़न बीइंग, देखिए आप एक बात याद रखिएगा, वॉरेन बुफेट की मैं एग्जांपल हूँ, वो कहता है कि मैंने आज तक कभी तेज़ मार्केट के अंदर प्ले नहीं किया। जो आज से 2 साल पहले वाली मार्केट थी ना, ही सेड मैंने कभी भी तेज़ मार्केट के अंदर प्ले नहीं किया। दिस इज द टाइम टू इन्वेस्ट इन द मार्केट। आप मार्केट इस टाइम इससे ज़्यादा वर्स हो सकती है, डू यू थिंक? नहीं, आई डोंट थिंक सो। बहुत भी फर्क आया तो 2-4-5% का आएगा। लाइक दिस, आप जाहिर सी बात थ्रेशोल्ड मीट करते हैं। मेरे ख्याल से तो ये इस टाइम मार्केट का बेस्ट टाइम है अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है। जो हमारी खास तौर पर पेटेंट सोसाइटीज़ हैं वो देखें इस टाइम सबसे लोएस्ट रेट्स के ऊपर है। तो मेरे ख्याल से एक तो इंशाल्लाह मार्केट बेहतर होगी, लेकिन फॉर द इन्वेस्टर्स दिस इज़ द रियल टाइम टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। इससे बेहतर टाइम आपको नहीं मिल सकता। बट मैं तो इस टाइम जो है सोसाइटीज़ के साथ, जो अच्छी सोसाइटीज़ है, उसके लिए पहले पर्सन चीज़ें नहीं लेता था। तो अब देखिए, मैंने तो यही आपसे पूछा कि इस हालात में क्या करना चाहिए। आपने सजेशन दी इन्वेस्ट और बाइंग करनी चाहिए।
ठीक है, पैसे नहीं है बाइंग करने के, तो फिर क्या करूं? अच्छा, ये एक इन्वेस्टर का, मैं आगे इन्वेस्टर हूँ ना, अब एज एन इन्वेस्टर हमारे जी मसला ये हमारे सर्कल का है सिर्फ रियल एस्टेट। जो हमारे असल में मसला ये था ना कि हम जो ब्रोकर्स हैं, जिसमें हमने कहा हम भरम में रहते थे, अब मसला ये है कि जब आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो अब जो सोसाइटी है वो भी आपसे 20-25 लाख नहीं मांगती, वो भी आपसे मिलियन और मल्टी मिलियन में बात करती। तो एक तो मसला ये हुआ कि सोसाइटीज़ का भी थोड़ा सा ना चीज़ें नीचे, मतलब रेट्स ऑब्वियसली वो मामला नीचे। इस टाइम मार्केट में पैसा है, लोगों ने क्या डर गए, लोग डर गए, लोगों ने पैसा महफूज कर लिया अपना। मेरे बहुत से जानने वाले पैसा उनके पास है, बट वो अभी रिलक्टेंट है, वो भी डरे हुए हैं कि यार इस टाइम पैसा इन्वेस्ट नहीं करना मार्केट। अच्छा, इंडस्ट्री भी शिफ्ट की है लोगों ने। हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने रियल एस्टेट से शिफ्ट मार दिए। अच्छा, इसको फॉर्चुनेट करें या अनफॉर्चुनेट करें, आपके पास रियल एस्टेट के अलावा बहुत सारे ऑप्शन नहीं है पाकिस्तान के अंदर। हाँ है तो नहीं, पाकिस्तान देखिए, हम इसीलिए प्रिविलेज्ड हैं कि आप जाएंगे कहाँ जाएंगे, मुड़ के आपने हमारे पास ही आना। हाँ, तो ये था कि लोगों ने शिफ्ट किया, लेकिन ये इस टाइम जो अच्छा काम कर रहे हैं ना लोग, जो फोकस्ड हैं, जिसको हम कहते हैं जो प्रॉपर काम करें, एक टर्म यूज होती है इसके अंदर स्कूटर, जो स्कूटर नहीं है, जो प्रॉपर काम करने वाले हैं, जिनके सेटअप्स हैं, उनको ये रियलाइज इन्वेस्टर को इस टाइम, जिसमें मैं बहुत फोकस कर, मेरी टीम्स और मैं इस टाइम फोकस इस चीज़ के ऊपर है कि हमने इन्वेस्टर को बताना है कि दिस इज़ द टाइम टू इन्वेस्ट। एंड अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके अंदर काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं। फ्रॉम लास्ट 1 मंथ हमने अच्छे, किस तरह फाइलों में इन्वेस्ट करना चाहिए? हार्ड प्लॉट के अंदर, हार्ड चीज़ों के, सॉलिड प्लॉट या सॉलिड सोसाइटी के अंदर। इफ़ यू देखें, आपको पता है मार्केट में 4-5 नाम ही हैं जो इस टाइम सॉलिड काम कर रहे हैं। सॉलिड का मतलब क्या होता है सोसाइटीज़ के लिए? फाइल्स के अंदर एनओसी, डेवलपर, लोकेशन। तो अगर ये 3 टिक मार्क्स हैं, जो कि आपको भी पता है इस्लामाबाद में, अगर अच्छा डेवलपर है, एनओसी नहीं है, करना चाहिए काम? डिपेंड करता है कि ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। इसकी मज़े की एग्जाम्पल दूँ, जब मैंने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया ना, मैंने बताया लाहौर स्मार्ट सिटी, तो आज इन्वेस्ट किया, 2 दिन बाद नोटिस आ गया। नोटिस किसका आता है? LDA का। सोसाइटी को नहीं, LDA की साइड के ऊपर, अच्छा, ब्लैक करके। ओके ओके, होश यार, होश रुबा, ब्लैक। LDA जो लाहौर स्मार्ट सिटी है, ये LDA से अप्रूव्ड नहीं है। ये जब फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट किया, और उसके 2 दिन बाद ये चीज़ आ गई कि हम तो नए अभी उतर रहे थे तो एकदम से, लेकिन उस टाइम मुझे, क्योंकि मैंने इन्वेस्ट किया हुआ था कैपिटल स्मार्ट सिटी के साथ, मुझे ये पता था कि ये वो ग्रुप है कि जो अपना एनओसी ले लेगा। तो अगर वो ग्रुप इतना स्ट्रांग है कि जो प्रीवियसली उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसने डेवलपमेंट अच्छी की हुई है, तो फिर आई थिंक आपको उसको जाना चाहिए। मैं तो मतलब मेरे 3 टेक मार्क्स हैं। जब मैंने, जाहिर सी बात है, हम वो रियल एस्टेट कंपनीज हैं जो क्लाइंट से पहले इन्वेस्ट करते हैं, फ्री में तो कुछ मिलता नहीं है, और हम ब्रोकर तो है नहीं, हम असल प्योर इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं। हम रियल एस्टेट कंपनी में इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं कि हम पहले परचेज करते हैं फिर सेल करते हैं, हम वो रिस्क पहले खुद लेते हैं। तो मेरे लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट, जिस कुछ को मैं 60% वेटेज देता हूँ ना अपनी कैलकुलेशन में, फाइनेंस के बंदे कैलकुलेशन करते हैं, जब टोटल इन्वेस्टमेंट करते हो ना तो फिर करते हैं। 60% वेटेज जो मैं देता हूँ ना, वो डेवलपर को और उसके पास रिकॉर्ड को देता हूँ, मैं खास करनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ जब हम बात करते हैं कि यार हमारी जो इंडस्ट्री है रेगुलराइज होनी चाहिए, इसके साथ साथ कुछ क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए इस इंडस्ट्री में? हम ACCA करके, एक मतलब बड़ी बात है, हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ के इस फील्ड में आ गए, मतलब हमने इसकी पढ़ाई नहीं की हुई। ठीक है, हमने हैक्स निकाल लिए, दैट हाउ टू मेक मनी, ठीक है, लेकिन हमने इस पे कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि कुछ होनी चाहिए, कोई डिप्लोमा होना चाहिए? दुबई में जब आपने, ऑब्वियसली आप माशाल्लाह न्यूक्लियस से दुबई, तो जब आप गए तो आप वो एग्ज़ाम हुआ, वो एग्ज़ाम पास करना पड़ता है। ऑब्वियसली इसकी सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। कुछ वैसे पाकिस्तान की सोसाइटी है जिन्होंने रियल एस्टेट एज एन सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर दी, एक कराची में, कैसे इस्लामाबाद में भी स्टार्ट हुई। तो ये अच्छा, वैसे मैं इस पर रिसर्च करना चाहूँगा और मैं ऑडियंस को भी बताना चाहूँगा कि यार अगर वैसे तो कोई यूनिवर्सिटी भी होनी चाहिए, प्रॉपर रियल एस्टेट का एक सेगमेंट होना चाहिए, ठीक है, जैसे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और ये चीज़ें हैं, तो इसकी एक प्रॉपर कोई एजुकेशन होनी चाहिए। क्योंकि देखिए हम हमारे यहाँ आप देखें ना, जब से 1947 से पाकिस्तान बना है, तो तब से लेके आज तक जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है हमारी इकॉनमी की, जो बैकबोन रही है और आज भी है और मेरा ख्याल है आगे रहेगी भी, वो रियल एस्टेट ही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बड़े देसी तरीके से काम होता रहा है। अब जैसे कि कुछ पढ़े लिखे लोग आए हैं
किसी ने पॉडकास्ट स्टार्ट कर दी, कोई ऑनलाइन मार्केटिंग, कोई फेसबुक सोशल मीडिया का यूज़ करके, कोई गूगल एड्स से मतलब इस तरफ लेके आई हैं चीज़ें, लेकिन स्टिल ये भी हैक्स निकाले गए हैं, ये भी कोई प्रॉपर प्लान के साथ नहीं हुआ। तो कुछ प्लान होना चाहिए। पाकिस्तान में मसला यही रहा ना कि हमारे यहाँ जो है वो प्लानिंग ही तो नहीं है। और अगेन देखें, आपके पास भी बड़ा यकीन माने बड़ा दुख होता है कि हमारे पास इंजीनियर्स मतलब IR में कहाँ IR पढ़ा हुआ है, मतलब इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है, पढ़ी हुई कहाँ से, IT से, GE से। मेरे पास बच्चे GE गुलाम रज़ा खान के इंस्टीट्यूट के वो बच्चे हैं जो वहाँ पर भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, पर पाकिस्तान के अंदर उनकी जॉब ही नहीं है। कहाँ पे आ रहे हैं वो? रियल एस्टेट में आ रहे हैं। पाकिस्तान में ऑप्शन ही है क्या? हाँ। अब अगर मैं अपना क्लस्टर उठाऊँ, अल्लाह का शुक्र आपके पास भी सारे पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे पास सारे ऐसे ही की हुई हैं, इंजीनियर्स हैं, कुछ IR से हैं, मतलब डिफरेंट बैकग्राउंड, कोई अकाउंटिंग के हैं, कोई फाइनेंस के हैं। लेकिन इशू ये है कि हमारे यहाँ जाहिर सी बात देखें, जो हमने बात की, हमने गलतियाँ की हैं रियल एस्टेट के अंदर। हम अगर ये प्रॉपर सी क्वालिफिकेशन होती तो हमें ये चीज़ें पहले से पता होती कि हमने ये गलतियाँ नहीं करनी। उसकी ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बिल्कुल सही होना चाहिए इसके रिगार्डिंग बहुत। अच्छा, जो लोग आना चाहते हैं रियल स्टेट में, जो यूथ आना चाहती है, हम ट्राई करेंगे, गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कुछ सिस्टम बनाए, को रेगुलराइज करे, कुछ डिप्लोमा टाइप कोई चीज़ भी बनाए। आप जो नॉर्मल यूथ आना चाहती है या जो हमारे काम कर रहे हैं और जो डीमोटिवेटेड भी हैं आजकल के हालात को लेके, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज कोई दें। रियल एस्टेट एज ए सेक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो ये बात की मैं तो सेकंड करूँगा, ये बड़ा ज़रूरी बात आपने जो की है। और इस प्लेटफॉर्म से मैं ये कहना चाहूँगा कि इस गवर्नमेंट को जो है ना, हमारी खास तौर पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट के रिगार्डिंग बड़ा की होकर सोचना चाहिए कि कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए जो रेगुलेट करे, ताकि वो जो सबसे बड़ी बात है, ताकि हम क्वांटिटी पे ना जाए, क्वांटिटी पे जाए, क्वालिटी पे जाए, क्वालिटी, ताकि आप फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हम महीने की 500 अगर हम यूनिट ट्रेड करते हैं, तो हम अगर 50 करें लेकिन हम एक्चुअल करें, तो इसके लिए देखें इनिशिएटिव गवर्नमेंट को लेना होता है। पाकिस्तान ही वाहिद मुल्क है जहाँ पर गवर्नमेंट गरीब है और लोग अमीर है, उसकी रीज़न ही है। देखें जितने छक्के यहाँ लगते हैं ना, लोग कहते हैं आगे बाहर लगते होंगे, लेकिन आजकल हालात टाइट हैं, वरना जैसे छक्के यहाँ लगते हैं ऐसे ही नहीं लगते। देखें, और छक्के हमेशा वहीं लगते हैं जहाँ पे रेगुलराइजेशन ना हो। अब नाउ कमिंग टू सेकंड, ये आपका कि यूथ के लिए ये है कि यूथ को आना चाहिए इस फील्ड में, ज़रूर है। वैसे कोई खास ऑप्शन है भी नहीं, अगर ऑप्शन दे रहे हैं तो उनके पास कोई खास ऑप्शन है नहीं वैसे इस टाइम। वरना वैसे मेजॉरिटी जो हमारी पढ़ी लिखी यूथ है ना अब, वो या तो इसमें तो खैर अब हालात ख़राब हो गए हैं, वो बाहर जा रहे हैं, बहुत सारे लोग बाहर जा रहे हैं। आप भी बाहर जा रहे हैं, हम भी वी आर प्लानिंग टू मूव अब्रॉड। देखें हम सब इस टाइम क्या सोच रहे हैं, किस कंट्री जाया जाए, कहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट शिफ्ट की जाए। वो एक ही है दुबई है, या कुछ लोग अभी ना सऊदी, बट सऊदी विल टेक टाइम। दुबई में जैसे इन्वेस्टमेंट करनी है न्यूक्लियस मार्केट से आप ना करें तो बट ये सऊदी मतलब से कुछ लोग सोच रहे हैं कि अगर हमने थोड़ा लॉन्ग टर्म में जाना तो सऊदी इज एन ऑप्शन। और देखें पाकिस्तान से बेहतर है बाकी मार्केट, दुबई या जैसे दुबई भी एक ऑप्शन है। तो यूथ के लिए ये है कि आए ज़रूर, लेकिन अगेंस्ट रिसर्च करके। हाँ बिल्कुल, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और मेहरबानी करके, और शॉर्ट टर्म के लिए बराए मेहरबानी ना आए, आना है तो बस फिर आए और प्रॉपर काम करें। और उसके लिए ऑप्शन ही होती है कि रादर देन आप अपना कुछ सेगमेंट खोलें। हमारे यहाँ होता है क्या है, मसला क्या होता है, 3 महीने आपके साथ हमारे साथ सेम चीज़ें हुई ऐसे कि लोगों ने 3 महीने काम किया, नाउ दे हैव ओपन देयर ओन ऑफिसेस। CEO हाँ, दे बिकम द CEO। और टैगिंग जो है ना, जो टैग्स हैं हमारे, ये हमने बड़ा करवाया। देखिए मसला ये था कि जाहिर सी बात है हमारी मेजर अवाम वो है जो आई मोटरसाइकिलों पे थी और आज मर्सिडीज के ऊपर, और ऐसा ही है, ठीक होगा। तो वो उसके ऊपर चली गई, तो हमने उसको चीज़ को फैंटिसाइज कर लिया कि यार हमने भी ना देख के ख़राब हो गए, शॉर्ट टर्म्स के ऊपर ना हमने खेलना है। अब मसला यही है कि मार्केट का साइज वही है, और जो बंदा मतलब जिन बन चुका है, जो बंदा ईस्ट है, उसको मैच करना मुश्किल है। सेकेंडली आप ये नहीं देख रहे होते कि अगर कोई बड़ा सेटअप है उसकी एसोसिएटेड कॉस्ट कितनी है। देखिए ये आपको और मुझे पता है कि ऐसा ही है, ट्रू इस टाइम ऑफिस खोलना कितना मतलब कितना इम्पॉसिबल सा बात है, और अच्छे वक्त में तो खोल लिया, चलाना बड़ा मुश्किल, चलाना बहुत मुश्किल है। यूथ के लिए ये पैगाम है कि ज़रूर है, लेकिन रिसर्च करके, रिसर्च वर्क बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली यही बड़ा मसला है, हमारी रिसर्च बेस्ड जो है वो क्वालिफिकेशन ही नहीं ना हम करते हैं ना गवर्नमेंट करती है सारे एक ही दगर पे लगे हुए। अच्छा, हमारा एक सेगमेंट है रैपिड फायर रियलिटी के नाम से, तो इसमें आपने
मैं तो एक ऐड करूँ, इनोवेशन अच्छी है आपकी माशाल्लाह। रियल एस्टेट को थोड़ा सा आप लोग आप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना रहे हैं ना, ताकि यूथ आए। आजकल यूथ आ नहीं रही है। हम यूथ को कन्विंस कर रहे हैं कि कुछ नहीं होता, मार्केट अभी भी बेहतर है। अब मैं तो अगेन वही बात की, दिस इज द टाइम टू इन्वेस्ट। हाँ बिल्कुल, मार्केट इस टाइम पे जो सीख जाएंगे ना वो किंग होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा खैर, इसका नाम मैंने आपको पहले बताया, रैपिड फायर रियलिटी है। आपने बस ना एक वर्ड में आंसर करें ज़्यादा अच्छा है, या दो तीन वर्ड्स में फ़ौरन से क्विकली आपने आंसर करना है, जो आपके माइंड में आएगा यही। ओके बाय। ओके बाय। आपकी पसंदीदा रियल एस्टेट स्ट्रेटजी क्या है? मार्केटिंग। ठीक है, गुड। अगर आपने किसी सेलिब्रिटी को रियल एस्टेट पार्टनर बनाना हो तो किसको बनाएंगे? वसीम बदामी। वसीम बदामी। आज तक सबसे अजीब रिक्वेस्ट क्लाइंट की क्या आई है? सेम डे रिसीविंग। गुड वन यार, ये वैसे अजीब नहीं है, ये अजीब मैंने पूछी है। नहीं है ये सेम डे मांगते हैं, सेम अब तो सेम घंटे वाली भी मानते हैं। असल में हमने कहा 3 वर्ड्स के अंदर देना, तो सेम डे रिसीविंग। सबसे पहली मिस्टेक जो आपने की हो इस करियर में? एक्सपेंशन, अनकैलकुलेटेड एक्सपेंशन। हाँ, ओके। डिफाइन अ गुड प्रॉपर्टी इन 3 वर्ड्स। रिसर्च रिसर्च रिसर्च। रियल एस्टेट रिलेटेड अगर कोई सुपर पावर चूज करनी पड़े तो आप कौन सी पावर चूज करेंगे? डेवलपर। सुपर पावर। सुपर पावर ऐसे कुछ हो जाए तो क्या करेंगे? इंटरेस्टिंग। दुबई बना देंगे पाकिस्तान। ऐसे करके ठीक है। अच्छा यार, ये दूसरा सेगमेंट है हमारा ब्रो, इसका नाम है इन्वेस्टर्स इनसाइट्स। ठीक है, इसमें हम आपको कुछ सिनेरियोज देंगे। ठीक है, ये बेसिकली सिनेरियोज असल में एग्जिस्ट करते हैं, तो लोगों के लिए है कि यार देखें कि यार जो हमारे इन्वेस्टर्स एडवाइजर्स हैं वो असल में क्या सोचते हैं जब हम सिनेरियोज इस तरह के आते हैं। अच्छा, पहला सिनेरियो इसमें मैं आपको दे रहा हूँ कि एक आपका क्लाइंट है, ठीक है, और वो अपनी कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अच्छी लोकेशन पे बेचना चाह रहा है और वो पैसे बहुत ज़्यादा मांग रहा है। ठीक है, हालांकि उसकी मार्केट वैल्यू जो है, आपको पता है ना, एक ज़मीन.com की वैल्यू होती है और एक वैल्यू होती है एक्चुअल, इसमें बहुत डिफरेंस होता है। और जो क्लाइंट होता है वो वैल्यू माइंड में रख के बैठा होता है, तो वो उसके माइंड में वैल्यू उसकी प्रॉपर्टी की 4 करोड़ है फॉर एग्जांपल, तो असल में आप उसकी ऑफ़र लगा रहे हैं 3 करोड़, तो आप उसको कैसे कन्विंस करेंगे? अच्छा, वैसे इसका जवाब ना, हमारी ये क्वेश्चन हमारा इनबिल्ड है पाकिस्तान के अंदर। आप जब भी कोई चीज़ बेचने जाए ना, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर, क्या होता है कि आपकी कोई चीज़ है तो उसके अंदर मसले निकाल लेते हैं हम लोग। उसकी फॉर एग्जांपल ऑब्वियसली अगर वो प्लॉट है डेप्थ का, तो हम कहेंगे इसकी डेप्थ, पैसे बनाने होते हैं ना, पैसे करने होते हैं। ऑल्दो कि इसको आऊँगा, ये इस्लाम से कॉन्ट्ररी है। इस्लाम कहता है कि जब आपने कोई चीज़ खरीदनी है ना, तो आपने उसकी खामियाँ नहीं निकालनी। बट अगेन ऑब्वियसली हम पाकिस्तानी और हमने चीज़ का रेट गिराना है, और हम तो आप तो ये बात करें ना कि हमने उसको मार्केट बेचना है। पाकिस्तान में जब बंदा बेचने जाता है ना, उसको पता चल जाता है कि मेरी मार्केट क्या है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि ना ओवर प्राइस कर रहे होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनका कोई ना कोई एक फीचर एक्स्ट्रा होता है। तो जब भी ऐसे को बंदा, सबसे पहले उसको कंपैरिजन देते हैं, क्योंकि मार्केट में एक प्रॉपर्टी एक टाइम पे नहीं आती। अगर आप किसी भी जगह में बात करें तो वहाँ पर 1-2 प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे हमें लोग कहते हैं कि हमारे लिए बात है कि सर ये रेट दे दें वरना न्यूक्लियस ये रेट दे रहा है, ताजीन ये रेट दे दे वरना न्यूक्लियस ये रेट दे रहा है। तो सर अगर आपकी प्रॉपर्टी आप ये कहते हैं तो आपके साथ ही प्लॉट है, घर है, ये बिक रहा है, इसकी मार्केट फॉर एग्जाम्पल 3 करोड़ है, तो आप नहीं कहेंगे तो हम दे देंगे। सेकेंडली कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जिसके अंदर ऑब्वियसली हर प्रॉपर्टी पाकिस्तान के अंदर ना कंस्ट्रक्शन मसले ज़रूर होते हैं। किसी के अंदर डक्टिंग अच्छी नहीं होती, किसी के अंदर पेंट अच्छा नहीं होता, किसी का स्ट्रक्चर ठीक नहीं होता, तो ऑब्वियसली वो सब चीज़ें उसको बताते हैं कि ये देखें ये आपकी जो है ये इसके इशूज़ भी। तो यही 2-3 टैक्टिक्स होते हैं। इसमें आप सबसे बेहतर हमेशा मैंने देखो कंपैरिजन रहता है कि आप उसको कंपैरिजन देते हैं कि सर ये भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर, ये इस रेट के ऊपर है, तो ये इफेक्टिव रहता है। अच्छा, दूसरा सिनेरियो मैं आपको देता हूँ। एक क्लाइंट आपके पास आ गया, ठीक है, आपके पास एक कमर्शियल प्लॉट था, ठीक है, क्लाइंट ने कहा कि यार ये प्लॉट मैंने लेना है, आपके पास अवेलेबल, आपके पास नहीं, आपसे आगे मेरे पास अवेलेबल था। आपने मुझे फ़ोन किया कि यार प्लॉट अवेलेबल है, मैंने कहा यस अवेलेबल है, और आपने उस बेसिस पे क्लाइंट को बोल दिया कि
हाँ ठीक है, अवेलेबल है। और क्लाइंट ने आपको 50, बड़ी हैवी ट्रांजैक्शन, मैं छोटे प्लॉट की बात नहीं कर रहा, 50 करोड़ का प्लॉट है, ठीक है, क्लाइंट ने आपको 1 करोड़ की अमाउंट ट्रांसफ़र कर दी, और क्लाइंट आपके नाम को जानता है, आपको नहीं जानता, ऐसा क्लाइंट है फिक्स होने वाला, ठीक है। और हाँ, और मुझे आपने अभी ओके नहीं किया था उस ट्रांजैक्शन में, तो आप समझ रहे थे कि चीज़ अभी मैं अरसलान को फ़ोन करूँगा, और वो आपने बस उस फ्लो में कर दी। क्लाइंट ने आपको करोड़ रुपए का ट्रांसफ़र दे दिया, आपने मुझे कॉल की, मैंने कहा यार मैं चेक करता हूँ, अभी कंफर्म नहीं है, मैंने चेक किया प्लॉट नहीं है। मैं इस केस में आप क्या करेंगे? क्लाइंट आके फिक्स हो गया है कि भाई नहीं, मुझे तो करोड़ पे करोड़ चाहिए। अच्छा, ये जो टिपिकल हमारा एक मसला है। मसला अब उसमें जो मजे की बात है ना, रेगुलेटरी अथॉरिटी ना होने के फवायद भी हैं। अगर फवायद पे नजर डाली जाए तो उनमें से एक फवायद है, हमने बहरहाल अपने ना, अगर हम ताजीन की बात करें तो हमारे एंट्रेंस के ऊपर आप जाए ना, तो आपको एक इबारत जिसको लिखी हुई नजर आएगी कि हम डबल टोकन वापस नहीं करते और टोकन पे टोकन जब्त नहीं करते। अगर डील नहीं होगी तो हम उस पर नहीं करते, हम उसको दिखा देते हैं यार ये आप प्लीज़ पढ़ लें ज़रा, कि अगर आपकी डील हमसे बैक हो जाएगी तो हम डबल टोकन क्लेम नहीं करते। दूसरी बात है, फिर पाकिस्तान है, ले तो कोई सकता नहीं है आपसे। आप कोशिश यही करते हैं, देखिए आपकी कोशिश यही होती है कि उसको सेटिस्फाई किया जाए कि यार ये हमारे पास चीज़ है लेकिन लोग नहीं मानते, ठीक हो गया। पहली कोशिश ये होती है कि हम इसको कोई दूसरा अल्टरनेटिव दें, ठीक हो गया। नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाहिर सी बात है 50 करोड़ वाली प्रॉपर्टी है तो ऑब्वियसली वो उसका अल्टरनेटिव ढूंढना मुश्किल हो जाता है। जिस मार्केट में हम खेलते हैं वहाँ पर अगर फाइल नहीं है तो वहाँ मिल जाती है, बट इन एनी केस यहाँ भी ऐसा हो जाता है कि सोसाइटीज़ हमारी कोटे मतलब आगे पीछे हो जाती है, तो उसके अंदर फिर यही होता है एट द एंड के जरगा होगा और फिर जरगे तो बहुत भुगते हैं, जरगे तो फिर भुगते। तो मतलब आप जो भी है आप उसको ये बोलेंगे कि भाई 1 करोड़ पे है, डील क्लोज नहीं हुई, आप अपने पैसे वापस ले। ये तो ये बेसिक रूल है, देखिए सूद का काम नहीं होता। अगर आप सूद, ये मैं भी बहुत लोगों को बोलता हूँ, ये सूद का काम है, और सूद अल्लाह से जान जाए। अच्छा, ये वैसे ये किसने इंट्रोड्यूस किया हुआ है डबल टोकन वाला मसला? ये एक मार्केट में एक मिथ बनी हुई है ना, ऐसे ही तो लोग नहीं बोलते ना। मेरा टू बी ऑनेस्ट, इंडस्ट्री में जिस तरह वो टिपिकल पुराने डीलर काम करते थे, मैं आया हूँ तो मेरा अपना एक तरीका है, और मैं भी बिल्कुल इसी तरह, कोई डबल टोकन शोकन वाली स्टोरी नहीं है भाई। ये चीज़ थी, नहीं हो पाई डील, हमने कोशिश की, हम सर्विसेज के ये आई कहाँ से है ये चीज़? आइडिया देखिए असल में हमारा जो पहले रियल एस्टेट था ना, वो लोग जो है वो वहाँ पे बैठे हुए थे, वो लेके क्या नाम है कॉपियाँ, ऑब्वियसली उनका था। जाहिर देखें हमारे पास डील आ रही है, हम डील करना क्यों नहीं चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, हम काम करना, इतने बड़े ऑफिस क्यों खोले में, काम करने के लिए खोले में, ठीक हो गया। तो ये चीज़ ऑब्वियसली वहीं से आई है, हमें तो ये विरासत मिली है, हमें ये सिस्टम विरासत मिला है, लेकिन ये ख़त्म होनी चाहिए, बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। और ये रिक्वेस्ट है जो अगेन हमारे रियल एस्टेट कंपनीज है, वहाँ पे काफ़ी जगहों पे हमें ना इसके ऊपर मुत्तफिक होना चाहिए कि टोकन पे टोकन वापस नहीं होना चाहिए, और अगर डील नहीं हुई तो टोकन जब्त भी नहीं होना चाहिए। जब्त नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये गलत ये प्रैक्टिस गलत है, ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। अच्छा, और ये बताऊँ, ये इस्लामाबाद की मार्केट ज़्यादा ना, हमारी लाहौर की मार्केट जो है ना वो उसमें ज़्यादा थोड़ा सा, लाहौर और कराची और इधर बहरिया में भी बाटा चक्कर है, तो टर्म बाटा यूज़ होती है ना, असल में वो अगेन वो फिर बाटा जिसको कहते हैं वो जायज़ नहीं है, नहीं है, हराम है, क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट है ही नहीं, आपने बेच दिए। तो वहाँ पर ना फिर वहाँ पर तो फिर असूल है, जबाज सट्टा है ना, तो वहाँ पर होती है कि अगर आपने टोकन दिया और प्रोडक्ट ना मिली तो ज़ाया, और अगर प्रोडक्ट मतलब ना मिली तो डबल, और अगर हो गया तो बस ज़ाया हो। तो ये चीज़ें गलत है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है, ठीक। अच्छा, बड़ा इम्पोर्टेंट ये थर्ड सिनेरियो है कि आपका एक ओवरसीज़ क्लाइंट है, उसने नाम भी लूँगा, उसने न्यू सिटी पैराडाइज की आपसे बुकिंग ले ली, ठीक है, आपसे उसने बुकिंग ले ली और उसने बुकिंग के पैसे आपको भेज दिए, आपने उसको बुकिंग दे दी। अब उसके बाद कंफर्मेशन आती है और मुल्क में खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। अब वो डर गया है, वो आपको कंफर्मेशन नहीं भेज रहा, सो आप उसको कैसे कन्विंस करेंगे कि ये हालात हैं तो भेज कंफर्मेशन? अच्छा, एक काम आपने बड़ा अच्छा किया, आपने सोसाइटी जो सिलेक्ट किया ना, वो मेरी आसान कर दी थोड़ा। अच्छा, हाँ, वो आसान कर दिया। उसकी मल्टीपल रीज़न है। एक तो यहाँ पे ऑब्वियसली शायद उसकी नहीं करनी, मतलब किसी भी सोसाइटी की हम यहाँ पे इसके नहीं बैठे, लेकिन न्यू सिटी पैराडाइज ने जिस तरह डेवलपमेंट की है अनप्रेसिडेंटेड अगेन। अच्छा, इस पे ऊपर मैं आऊँगा न्यू सिटी पैराडाइज एक पॉइंट के जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और वो मुझे हिट हुआ है कुछ सोसाइटीज़ के अंदर। आप सिनेरियो का आंसर करें, उसके बाद इस पे फौरन बात करते हैं। तो अगर न्यू सिटी देखें अगेन, पहली बात तो ये कि अगर आपने कंफर्मेशन पे ना की तो सबसे पहले आपने क्लाइंट को थोड़ा डराना होता है कि आपका प्लॉट कैंसिल हो जाए, जो आपने पेमेंट लगाई थी वो ज़ाया हो जाएगी।
सेकेंडली हम क्या करते हैं, हम सोसाइटी, हम ना डेवलपमेंट की वीडियो भेजते हैं। न्यू सिटी पैराडाइज जिसमें डेवलपमेंट कर रहा है वो अनप्रेसिडेंटेड वो है। सेकेंडली मैं तो इस चीज़ का पहले से ही इस चीज़ का बिलीवर हूँ कि दिस इज़ द टाइम टू इन्वेस्ट। खान साहब को पकड़ लिया गया, मार्केट इससे नीचे नहीं आती। जिस पे मार्केट चली गई है ना, ये वॉरेन बुफे क्या कहता है, देखिए यहाँ पर आपने थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना होता है, आपने वॉरेन बुफे कोट करना है, ये बड़ा क्लाइंट को फंसाने के लिए जो हमारे है ना इन्वेस्टर्स और जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, इनके लिए ना ये नाम बड़े मैटर करते हैं। वॉरेन बफेट कहता है कि मैं हमेशा गिरी हुई मार्केट में पैसा लगाता हूँ जब मार्केट अपनी बेस पे होती है। प्रोडक्ट में पोटेंशियल हो, उसकी वर्डिंग है, प्रोडक्ट में पोटेंशियल हो और प्रोडक्ट अपने मिनिमम लेवल पे हो, दिस इज अ टाइम टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। आप तो ये तो टाइम अपनी कंफर्मेशन पे करने का कि आप प्लॉट नंबर लगवाएं और ऑब्वियसली 6 महीने वेट करें, इसके ऊपर आप इंशाल्लाह बेहतर रिटर्न मिले। अच्छा, एक लास्ट सिनेरियो है, आपको एक क्लाइंट ने पैसे भेजे, ठीक है, आपने उसकी बुकिंग करा दी, कंफर्मेशन करा दी, एक ऐसी सोसाइटी में करा दी जो डिलीवरी नहीं कर रही, और आपको पता लग गया है कि यार ये मेरे से गलती हो गई है, तो उस सिनेरियो में आप कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या करेंगे अपने क्लाइंट के लिए? कुछ करेंगे या उसको बस कहेंगे कि वेट करो? फॉर माय क्लाइंट्स मैंने कुछ एग्जांपल्स, मैं सोसाइटीज़ का नाम लेना नहीं चाहिए कहता हूँ, ले लें ले लें कुछ, बट अगेन वहाँ पर ऐसा हुआ कि तो ये हुआ कि मुझे पता था कि ये फाइल्स हमारे पास हैं और क्लाइंट था, मैंने जो फाइल्स मेरे पास थी वो मैंने बेची नहीं, मेरे पास कोटा था, मैंने नहीं बेचा। मतलब उनके साथ मेरी नेक्स्ट लेवल के ऊपर फाइट हुई है, वो आपको दिखा दूँ, मैं वीडियो मौजूद है, आप हैरान हो जाएंगे। मैं उनका ऑफिस एंटर हो गया, स्टार्टेड, मेरे ख्याल से ये नाम नहीं लेने चाहिए और ये थोड़ा मार्केट के अंदर, बट ये बीप कर देंगे हम। हाँ यस, ये ज़रूरी है बीप, ठीक। बट अच्छा, सो फिर हमने मैंने फाइल नहीं बेची उसकी, और जिनकी फाइल्स बेची हैं, मैं सोसाइटीज़ पे जाके उनका केस लड़ता हूँ कि यार ये क्लाइंट है, इनको आप रिफंड दें। ये ज़रूरी है, देखें रियल क्लाइंट के साथ खड़ा होना बड़ा ज़रूरी है। हम लोग नहीं खड़े होते, हम लोग सोसाइटी, हमारा तो जो कल्चर है ना, वो सोसाइटी सेट कल्चर को हम फ़रोग़ देते हैं, हम सोसाइटी के साथ खड़े होते हैं। लेकिन आपकी जो आपका एसेट है वो आपका क्लाइंट है। सोसाइटीज़ भी हैं जो अच्छी सोसाइटीज़ हैं, अगर सोसाइटी अच्छी नहीं है तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप सोसाइटी से जाके उसके एंड पे फाइट करें, और यकीन माने सोसाइटीज़ रिफंड करती, हमने करवाए। ठीक है, चले मैं भी करवाऊंगा। जी करवाएं, साथ चलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी सलमान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कोई सजेशन है तो आप दे सकते हैं हमें भी, और आउट देयर इन मार्केट लोगों को भी, रियल एस्टेट के लोगों को। आप पहले तो मुझे सजेशन दे सकते हैं कि हमने ये जो पॉडकास्ट का सिस्टम बनाया हुआ है, इसके अंदर हम कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। ठीक है, एक तो आप हमें सजेशन दें, और फिर बाकी जितने भी लोग इस टाइम में, स्पेशली हमारी रियल्टर जो ब्रदर्स हैं, इस हालात में जो फेस कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए। तो ये 2 चीज़, ये बहुत अच्छी बात है ये, ऑब्वियसली, क्योंकि कुछ सजेशन हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। हम लोग जब इन्वेस्ट करते हैं ना कुछ सोसाइटी के साथ, बड़ी कंपनी है, वो क्या करती है, वो आपको रिटर्न में कुछ नहीं देती। ये मेरे पर्टिकुलरली फॉर रियल एस्टेट है, नॉट जनरल पब्लिक, रियल एस्टेट के लिए। हमने बहुत जगह इन्वेस्ट किया, हमें सिर्फ खाली पेज मिल जाता है, कुछ नहीं लिखा होता, सिर्फ लिखा होता है 5 करोड़ 10 करोड़, बस कोई प्रॉपर रिसीव्ड। हाँ, कोशिश करें कि सोसाइटी से प्रॉपर रिसीविंग। कल को हमारा, मैं थोड़ा सा इसमें आपसे डिसएग्री करता हूँ। आप सिर्फ रिसीविंग ना लें, प्रॉपर एग्रीमेंट करें। ठीक है, प्रॉपर एग्रीमेंट करें। उस टाइम हमें शर्माना नहीं चाहिए, सोसाइटी से भी हमें प्रॉपर एग्रीमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये जो पैसा है हम दे रहे हैं, ये इन्वेस्टर्स का है, पीछे एंड यूज़र के हम फाइलें लगवाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मसाइल हो चुके हैं। तो हमें एक प्रॉपर लीगल तरीके के साथ उनके साथ उनको बाउंड करना चाहिए अपने साथ एग्रीमेंट में। एक हदीस भी याद आ गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला 3 लोगों की सदा नहीं सुनता, 3 लोगों की रिक्वेस्ट अल्लाह ताला से करता है, अल्लाह ताला सुनता ही नहीं है। उनमें से एक वो है कि जिसने कोई काम किया, उसको लिखत पढ़त ने कर लिया, गवाह ना बना लिया। हमारे यहाँ क्या होता है, फलान भाई फाइल दे दी, आपकी हो गई, ये मेरी हो गई, और हम लोग लिखत पढ़त कहते हैं, हमसे लिखत पढ़त करोगे, हम हमारे गवाह। बहुत गलत ट्रेंड है ये तो मैं तो इस ट्रेंड के इंतहाई अगेंस्ट हूँ। जब इन्वेस्ट कोई बंदा आता है ना, डीलर, मैं कहता है लिखो। अगर मैंने आपका रिलेशन ख़राब करना है ना, तो उसका सिर्फ एक तरीका है कि मैं आपसे लेकर थोड़ा छोड़ दूँ। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैंने कल मैं ऐसा में के साथ बैठा हुआ था, मैं 200 पुराना केस आया था,
लिखत वाली चीज़ थी तो हम एग्री कर गए। अगर ना होती तो मसला ये होता है कि शैतान हमेशा क्या करता है, आपको आपकी डाउन साइड और मुझे मेरी अप साइड दिखाएगा। ट्रू। आपको कहेगा कि अगर आपने पैसे देने हैं तो आपको कहेगा आपने कम देने हैं, और मुझे कहेगा मैंने ज़्यादा लेने हैं। ये मेरे साथ हुआ है। जब मैंने बाद में वेरिफिकेशन किया तो हमने चेक किया कि यार इसको ना ये हम गलत थे, क्योंकि वो चीज़ रिटर्न में बिल्कुल। सबसे पहले कि अपने आप को रिटर्न स्ट्रॉन्ग करें। सेकेंडली ये कि बहुत सोसाइटीज ऐसी हैं जो ना आपको ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देती। रिस्पेक्ट के लिए काम है मार्केट के अंदर। यकीन माने अगर काम वाले बंदे हैं ना तो आपके लिए जगहें कम नहीं। मैंने बहुत बड़े बड़े सोसाइटी से काम किए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं क्योंकि सेट कल्चर है, दे डोंट नो हाउ टू गिव रिस्पेक्ट। मेरे ऑफिस में एक काम है, मैं कहता हूँ द स्वीपर ऑफ द कंपनी एंड द सी ऑफ द कंपनी पोजेस द सेम रिस्पेक्ट लेवल। बिल्कुल रिस्पेक्ट लेवल स्वीपर का भी वही है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यही है कि हमने इस्लाम को सही तरह तो जो स्वीपर है कंपनी का और जो कंपनी का हेड है, दे पोजेस द सेम रिस्पेक्ट लेवल। गाँव में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी की तस्रीर कर दें। ट्रू। तो हमारे यहाँ कि हम भी जिन सोसाइटी से काम करें, अगर रिस्पेक्ट नहीं है तो हम करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ को या ऑडीज या मर्सिडीज को ना देखें, बिल्कुल हम उसको छोड़ दें। बिल्कुल। और आने वाले यूथ के लिए यही सजेशन है कि रिसर्च करके आए। थैंक यू सो मच ब्रो फॉर कमिंग एंड थैंक न्यूक्लियस एट नाइट टू हैविंग मी ऑन बोर्ड। आपने मुझे बताया एनी टाइम ब्रो, एनी टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज बहुत मज़ा आया सलमान के साथ गपशप लगा के। आई होप आप लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा। हमारा एक तो चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं अगर आप लोगों की भी कोई सजेशन है हमारे लिए कि हम इस पॉडकास्ट में और चीज़ों में क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, तो ज़रूर कमेंट्स सेक्शन में बताएं। थैंक यू सो मच।